गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? वही घर पर मस्त और स्वस्थ आप? तो बच्चों, मैं मयंक सर अपना जो मोलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था उसका अगला लेक्चर आज अपन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी की थी। आज अपन डीएनए वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड था आरएनए, उस पर डिस्कस बच्चों करते हैं। देन अपन जेनेटिक कोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फाइनली उससे कनेक्टेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो भी अपन इसी लेक्चर के लास्ट में करेंगे। तो बने रहें आप, क्वेश्चन भी लास्ट तक अपन सोल्व करेंगे इसी के। ठीक है बच्चों, तो आरएनए जो है जिसको अपन राइबो न्यूक्लिक एसिड बच्चों बोलते हैं। अब डीएनए आरएनए में आपको बताया था ना कि वो डीऑक्सी था, 2 डीऑक्सी मेन जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है। अब आरएनए बच्चों जो है वो मेनली, अगर इसकी पोजीशन की बात आए तो मेनली साइटोप्लाज्म में मिलता है, मुख्यतः कोशिका द्रव्य में। डीएनए तो न्यूक्लियस में था मेनली, और ये मेनली कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा बच्चों जो आरएनए है साइटोप्लाज्म में मिलता है। देन आरएनए के लिए अपन बच्चों बताते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए मुख्यतः एकल रज्जु की होता है, जबकि डीएनए मुख्यतः डबल स्टैंडर्ड होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन आप ध्यान रख सकते हो बच्चों। एक्सेप्शन में आता है एक रियो वायरस, इसका जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। रियो बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंटेरिक ऑर्फन वायरस, रेस्पिरेटरी एंटेरिक ऑर्फन वायरस। इसका बच्चों जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। वैसे आरएनए हम कैसा बताएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट बच्चों, आरएनए में जो होता है, आरएनए में बेस पेयर ये नहीं मिलते, क्योंकि बेस पेयर तो तब होता है ना जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है बच्चों, तभी तो एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड में होगा। अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसमें बेस पेयर नहीं होते। इसका भी एक्सेप्शन आएगा, पढ़ेंगे बच्चों अपन की जो टीआरएनए है, आरएनए का एक टाइप आएगा टीआरएनए। टीआरएनए में बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो अपन पढ़ लेंगे, अभी इसमें आगे डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्मली पूछे तो इसमें बेस पेयर नहीं होते, मेनली साइटोप्लाज्म में मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंड है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए होता है। अगला बच्चों, आरएनए में ही अब देखो आरएनए के रोल बच्चों, ये तो मेन तो गया कि भाई ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण से रिलेटेड मेनली ये है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो कैसे? अब जैसे हमने बताया था कि डीएनए स्टेबल होता है बच्चों, तो वो तो स्टोरेज के लिए बेटर होता है, जबकि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए बेटर कौन है? आरएनए, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनती एक्सप्रेशन हो जाएगा, जबकि डीएनए बच्चों डायरेक्ट नहीं बनाएगा, उससे पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, आरएनए से फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो मेनली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कौन? आरएनए। ये बच्चों कैटलिस्ट का भी रोल करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम आएगा। हम पढ़ते भी है, इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में फिर आएगा राइबोजाइम, बच्चों पूछा भी गया है, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा एंजाइम जो आरएनए से बना होता है, मेटाबॉलिज्म में भी बता देते हैं, हेल्पफुल है। इसके अलावा एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस में भी किसका रोल रहेगा? आरएनए का। स्प्लाइसिंग आएगा बच्चों, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा, उसे स्प्लाइसिंग बोलेंगे अपन। वो एचएनआरएनए हेटेरोजीनस आरएनए से एमआरएनए का बनना स्प्लाइसिंग, ये आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो आरएनए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आ गया बच्चों, कैटलिस्ट का भी काम करता है, स्प्लाइसिंग में भी किसका रोल है? आरएनए का। अब आरएनए के बच्चों टाइप्स ऑफ आरएनए, 2 मेन प्रकार में इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। एक तो जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, दूसरा आया नॉन जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक और अआनुवंशिक आरएनए। नाम से बच्चों जेनेटिक का मतलब तो इसमें ये वो वाला आरएनए आ गया जो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल,
ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के तौर पे काम आता है, जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम आएगा, तब तो आरएनए हो गया जेनेटिक आरएनए। हमने आपको बताया भी था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में कि आरएनए तभी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जब डीएनए क्या हो, एब्सेंट। अगर डीएनए आरएनए दोनों है तब जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, डीएनए। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल तभी होगा, आनुवंशिक पदार्थ तभी होगा जब डीएनए क्या हो, एब्सेंट हो। और इसके एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे एक तो टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, प्लांट वायरस में जनरली आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बच्चों एनसीईआरटी में क्यूबी बैक्टीरियोफेज दे रखा है, जीवाणु भोजी, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, प्लांट वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एचआईवी वाला रेट्रो वायरस पढ़ा है आपने, जैसे कि एचआईवी आया था उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था बच्चों। ऐसे ही राउस सार्कोमा वायरस, ये भी मैंने बता रखा आपको, हाँ कैंसर में, कैंसर कोचिंग में भी आता है राउस सार्कोमा वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। ये कुछ ऐसे वायरस है जिनमें बच्चों आरएनए किसका काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल का, क्योंकि इनमें किसी में भी डीएनए नहीं होता। दूसरी साइड में जब अपन आए तो सेकंड बच्चों आ गया नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक का मीन ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं आएगा, ये आनुवंशिक पदार्थ मतलब इंफॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं आना, वो नॉन जेनेटिक हो गया। इसके एग्जांपल नॉन जेनेटिक में तीनों आ गए बच्चों, कौन कौन से, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आरआरएनए को क्या बोल दो, राइबोसोमल, इन्हीं को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एमआरएनए बच्चों मैसेंजर, संदेश वाहक, और टीआरएनए कौन सा हो गया, ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों नॉन जेनेटिक आ गए जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम नहीं आते, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। चलें आगे, चलो तो इसमें बच्चों अपन फर्स्ट ले लेते हैं, या उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे साइज और की बच्चों बात आए, साइज के बेस पर, सेडिमेंटेशन के बेस पर, अमाउंट के बेस पर, मात्रा, स्टेबिलिटी के बेस पर, स्थायित्व के आधार पे कौन से आरएनए ऐसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। अमाउंट जैसे पूछी भी थी कि साइज, तीनों में से बड़ा आरएनए कौन सा, तो बच्चों अपने को ध्यान रखना है साइज के बेस पे आरआरएनए, देन एमआरएनए और फिर टीआरएनए। तो साइज के बेस पर तो सीक्वेंस आ गई कि इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, राइबोसोमल आरएनए, फिर कौन आया, एमआरएनए, और फिर कौन आ गया बच्चों, टीआरएनए। तो टीआरएनए सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अब सेडिमेंटेशन का मतलब हो गया ना अवसादन, अवसादन गुणांक बोलते हैं ना बच्चों सेडिमेंटेशन। तो सीधी सी बात है, जो जितना बड़ा होगा, भारी होगा, उसका सेडिमेंटेशन अवसादन पहले होगा, जमेगा, नीचे पहले बैठेगा। तो सेडिमेंटेशन की भी सीक्वेंस सेम ही रहेगी, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। सेडिमेंटेशन इसी सीक्वेंस में होगा बच्चों। अमाउंट की अगर बात आए तो इनमें सबसे ज्यादा कौन होता है, आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है, देन टीआरएनए, और सबसे कम बच्चों कौन होगा, एमआरएनए। ये सीक्वेंस चेंज, आरआरएनए सबसे ज्यादा, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। बात जब स्थायित्व की आए, स्टेबिलिटी बोले तो स्थायित्व, इनमें कौन लंबे टाइम तक, ज्यादा समय तक स्थायी रहेगा बच्चों। तो स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो स्टेबिलिटी में देख लो सबसे ज्यादा यही सीक्वेंस है, आरआरएनए, फिर टीआरएनए, एमआरएनए, और एक और हम पढ़ेंगे एचएनआरएनए, अलग से बता देता हूं, हेटेरोजीनस आरएनए, या इसमें इतना ही आरटीएम से याद रख लो। तो इनमें सबसे स्टेबल स्थायी कौन, आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। तो इन दो की ये सीक्वेंस आ गई। अब बच्चों स्टेबिलिटी में ये भी ध्यान रख लेना, अगर आपको डीएनए भी साथ दे दे, डीएनए भी दे दिया, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ,
डीएनए तो आरएनए से स्टेबल होता ही है, देन आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए, और सबसे कम स्टेबल होता है एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए, जिसको बोलते हैं विषमांगी आरएनए। ये सीक्वेंस बच्चों, तो इसमें सबसे स्टेबल है डीएनए आ जाएगा, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। क्लियर? तो ये अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों उठा रहे हैं किसको, सबसे पहले अपन ले रहे हैं किसे, ये तो आ गया ना समझ। चलो सबसे पहले बात कर लें आरआरएनए की, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए को भी बच्चों स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं, संरचनात्मक आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए, इसी का नाम है राइबोसोमल, क्योंकि ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर फॉर्म करने में बच्चों इसका रोल रहता है। और यही स्टेबल आरएनए है, तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा था, आरआरएनए। सबसे जो स्थायी आरएनए है वो भी कौन सा, आरआरएनए है। अमाउंट बच्चों मोर देन 80%, 80 to 85%। ये क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, उसमें आया हुआ एक बार कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आरएनए, तो आरआरएनए। और आरआरएनए के बच्चों साइट कहां बनता है, याद कर लो, आरआरएनए इन न्यूक्लियोलस, केंद्रिका में। ध्यान रखना आरआरएनए के फॉर्मेशन की साइट कहां है, न्यूक्लियोलस में। तो मेन रोल जो आरआरएनए का वो क्या बनाना, ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में इसका रोल है बच्चों। आर का मतलब ही राइबोसोम है, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम निर्माण में किसका योगदान रहेगा, आरआरएनए का। ध्यान से सुनना। अब राइबोसोम जो होता है बच्चों वो देखो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और बता रखा है लगभग 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन किसमें मिलती है, इस राइबोसोम में। ध्यान रह जाएगा। तो राइबोसोम किसका, राइबोसोमल आरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम को बच्चों अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। यही है प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। अब जैसे राइबोसोम के बारे में बच्चों उसी से आरएनए क्लियर हो जाएगा। राइबोसोम में आ गया कि भाई जो राइबोसोम ऑर्गेनल है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दो टाइप के पढ़ते हैं अपन, 70S, एक कौन से आ गए 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। एस का मतलब स्वेदबर्ग आता ना, स्वेदबर्ग यूनिट। हाँ ये स्वेदबर्ग यूनिट बच्चों इसको कंसीडर करते हैं अपन। ये लो सेडिमेंटेशन भी साइंटिस्ट के नेम पर। अब जो 70 और 80S है, 70S तो जनरली किस में मिल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी ये होते हैं। और जो 80S है वो बच्चों किस में मिलेंगे, इन यूकैरियोट्स। ध्यान ही अपने को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब जो 70S वाले राइबोसोम है इसके बच्चों फिर दो यूनिट होती है, एक को बोलते हैं अपन स्मॉल यूनिट, छोटी इकाई, एक आ गई लार्ज यूनिट, बड़ी इकाई। ठीक ऐसी 80S की भी दो यूनिट हो गई बच्चों, स्मॉल यूनिट, और एक अपन ने कंसिडर कर दिया लार्ज यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम, और वो एस यहां क्या है, स्वेदबर्ग। क्लियर है। अब देखो राइबोसोम की स्ट्रक्चर में ऐसे बच्चों, एक तो स्मॉल यूनिट होती है, एक हम बोल देते हैं इसकी लार्ज यूनिट, ऐसे ये राइबोसोम हो गया ना। तो स्मॉल यूनिट और एक इसकी कौन सी होगी, लार्ज यूनिट, मिलकर ये कंप्लीट राइबोसोम बन गया। तो जो 70S है उसकी जो स्मॉल यूनिट है वो तो होती है 30S की, और लार्ज यूनिट होती है 50S की। यूकैरियोट में जो इसकी स्मॉल यूनिट है 40S की, और लार्ज यूनिट है बेटा जी 60S की। तो टोटल मत करना कि 30 + 50 तो सर 80 हो रहा है, इसको 70 कैसे कंसिडर किया। तो ऐसे बताते हैं कि बच्चों कुछ जो पार्ट है इनका यूनिट का आपस में ओवरलैप रहता है, इसलिए वो एरिया में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आ गए तो 30, 50, उसकी 40 और 60S, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट। अब देखो इनमें राइबोसोम आरआरएनए कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्मॉल यूनिट में जो फॉर्म करता है वो तो होता है 16S आरआरएनए।
इसमें जो राइबोसोमल आरएनए होगा बच्चों को कौन सा होगा, 16S राइबोसोमल आरएनए, ये ध्यान रखने अपने को। 50S वाली लार्ज यूनिट में कौन सा होगा, इसमें एक आएगा 5S आरआरएनए, एक बच्चों आएगा 23S आरआरएनए, ये दो एस वेदबर्ग यूनिट होगी। तो 5 और 23 इसकी लार्ज यूनिट में हो गए और 16S इसकी स्मॉल यूनिट में। क्लियर है। अब दूसरी साइड में आओ, स्मॉल का जो 40S है इसमें बच्चों आएगा 18S आरआरएनए, इसमें कौन आ गया, इधर 16 था, इसमें 18S आरआरएनए। और जो 80S की लार्ज यूनिट है बच्चों, इसमें देखो 5S आरआरएनए भी होगा, एक 5.8S आरआरएनए भी होगा, एक 28S आरआरएनए भी होगा, ये तीन इसमें आ जाएंगे। तो ये आरआरएनए जो क्या फॉर्म करेंगे, राइबोसोम की स्मॉल एंड लार्ज यूनिट। अब देख लो कॉमन बच्चों, इनमें कॉमन कौन सा है, दोनों में जो कॉमन है वो देख लो आप, ये रहा 5S आरआरएनए, ये यहां भी है और ये यहां भी है। तो 70 और 80S राइबोसोम में जो कॉमन आरआरएनए है वो 5S आरआरएनए हो गया। एक चीज तो ये। दूसरा जो क्वेश्चन था ये रहा, यहीं से था वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था बच्चों ये 23S जो आरआरएनए है यही एक्ट करता है एज ए राइबोजाइम, ये नीट में पूछा हुआ है। एंजाइम आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए से बनता है, राइबोजाइम, और इसमें भी आरएनए कौन सा, 23S आरआरएनए। लेकिन ये बच्चों बैक्टीरिया के रेफरेंस में है, प्रोकैरियोट के रेफरेंस में है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में तो 23S आरआरएनए है ही नहीं, तो वहां जो एंजाइम का काम करेगा वो कौन होगा, 28S आरआरएनए। ऐसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड ट्विस्ट होके आ सकता है। बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरिया के रेफरेंस में आता है तब तो 23 हो जाएगा ना बच्चों, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट की बात आए तो वहां 28S आरआरएनए किसके तौर पे काम आएगा, राइबोजाइम, कैटलिस्ट, एंजाइम। ठीक। अब ये तो ये एक बात। इसमें बच्चों पूछ ले कि टोटल कितने आरआरएनए यूज हो रहे हैं, तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है और जो 80S टाइप के राइबोसोम है बच्चों, इसमें टोटल टाइप ऑफ आरआरएनए कितने यूज हो रहे हैं देख लो। 70S में तो कितना, 1 2 3, तो इसमें तो 3 टाइप्स के आरआरएनए यूज हुए। 80S में 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने, 4 टाइप्स के क्या यूज हुए, आरआरएनए। बात भेजे में घुसी। क्लियर। तो आरआरएनए जिसको आपने स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोला और जिसका मेन रोल है क्या, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है ये आरआरएनए। तो 70 और साथ में कौन सा आ गया, 80S आरआरएनए। क्लियर बेटा जी। चलें आगे, ये ध्यान रख लियो, ये दोनों में कॉमन है, ये राइबोजाइम कैटलिस्ट बनाने का काम करेगा। अब वो एक पोलिसोम वाला भी पूछ लेते हैं ना कि भी स्मॉल यूनिट किससे फ्यूज हुई, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम दोनों फ्यूज हुई, तो 0.001 m मैग्नीशियम मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। इसमें बच्चों राइबोसोम बन गया, फिर दोनों स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट आपस में जुड़ गई, जुड़ने से क्या बना, राइबोसोम बना। बस ये मान लो स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। अगर हम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, मोर देन 0.001 मोलर कंसंट्रेशन अगर मैग्नीशियम की रखो, तो बताते हैं बच्चों की ऐसे कई राइबोसोम एक सीक्वेंस में ऐसे फ्यूज हो गए और राइबोसोम के साथ आ गया mRNA। तो ये तो mRNA जुड़ेगा, राइबोसोम बना बच्चों आरआरएनए रहा है, लेकिन इससे mRNA जुड़ता है जो आगे प्रोटीन बनाएगा, आ जाएगा। और ऐसे कई राइबोसोम आपस में फ्यूज होके विद mRNA क्या कहलाएंगे, पोलीसोम। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड पोलीराइबोसोम।
एर्गोसोम भी बोल देते हैं, वही तो। किसको? पहले स्मॉल लार्ज यूनिट फ्यूज होकर क्या बनाई? राइबोसोम। अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो ऐसे कई राइबोसोम आपस में फ्यूज होंगे विद एमआरएनए। तो मैनी राइबोसोम विद एमआरएनए क्या कहलाया? पॉलीसोम, ऑल्सो कॉल्ड पॉली राइबोसोम। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एमआरएनए। राइबोसोम बनता आरएनए से, लेकिन बच्चों एक ट्रांसलेशन बताऊंगा ना जिसमें आरएनए से क्या बनाओगे आप? प्रोटीन बनाओगे, तो वहां रोल आएगा इस एमआरएनए का, ये प्रोटीन बनाता आगे। आ रहा है अगला पॉइंट, यही है। तो हो गया, फर्स्ट हमने बात कर ली किसकी? राइबोसोमल आरएनए की, आरआरएनए की। सेकंड नंबर पे बच्चों उसी की बात कर ले, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जैकब एंड मोनार्ड, दो साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने इसके बारे में फर्स्ट बताया था, मैसेंजर आरएनए, जैकब एंड मोनार्ड। आगे लैकोपेरोन में फिर ये साइंटिस्ट आएंगे। तो एमआरएनए में इसको बच्चों बोल देते हैं, एमआरएनए का अनदर नेम एक तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोलते हैं, पूरक आरएनए, इंफॉर्मेशनल आरएनए भी बोलते हैं। इसके पास डीएनए की बच्चों जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनली किसके पास आती है? एमआरएनए के पास। कैसे बोलते हैं? देखो हम बोलते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन बच्चों, तो उसमें जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन वाली जो प्रोसेस होगी उसमें डीएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो कहने का मीन डीएनए के पास जो भी सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास गई? एमआरएनए के पास। तो यही इंफॉर्मेशनल आरएनए इंफॉर्मेशन रखता है। कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों पूरक इसलिए बताया क्योंकि जैसे डीएनए का कौन सा स्टैंड ले लिया आपने? टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट स्टैंड से ही तो आरएनए बनेगा, बता रखा है मैंने कोडिंग टेम्पलेट में कौन सा टेम्पलेट। तो मान लो इसकी कोई भी सीक्वेंस है ATCG, तो जो एमआरएनए बनेगा टेम्पलेट सी, तो ए के सामने इधर क्या आ गया? U आ गया, T के सामने A आ गया, C के सामने G आ गया, G के सामने C आ गया। तो आरएनए एक तरह से डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। इसको पूरकता बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा इस एनसीईआरटी में कई जगह। एडेनिन के सामने यूरेसिल, कॉम्प्लीमेंट्री। थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्लियर? एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, आरएनए तो यूरेसिल आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरकता। इंफॉर्मेशनल आरएनए भी किसका नाम रखेंगे अपन? मैसेंजर आरएनए का। ये मैसेज इसके पास आ गया, तो एमआरएनए हो गया। देन बच्चों एमआरएनए की अगर बात करें तो इसमें अमाउंट की बात आए तो ये सबसे कम होता है, आपको बताया था 80% राइबोसोमल है। फिर कौन सा आएगा? टीआरएनए, फिर कौन सा आएगा? एमआरएनए। अब एमआरएनए में बच्चों इसके दो टाइप्स बता रखे हैं, टाइप्स ऑफ एमआरएनए। एक तो मोनोसिस्ट्रोनिक, एक बच्चों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो उससे पहले सिस्ट्रोन वर्ड आप क्लियर कर लो। क्लियर है क्या जेनेटिक्स में? सिस्ट्रोन एक तरह से बच्चों जीन का सिनोनिम होता है। जीन जो होता है ना, जीन के सिनोनिम बोला जा सकता है सिस्ट्रोन को। हम बोलते हैं ना कि भी कोई भी बॉडी का कैरेक्टर हो बच्चों, उसे कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है, जो डीएनए के बने होते हैं। तो जीन और सिस्ट्रोन लगभग एक ही बात है, कुछ माइनर से डिफरेंस है, यूनिट में हम बताएंगे, स्ट्रक्चर में। बाकी आप मोटा मोटी आप बोला तो ऐसे याद रख सकते हो कि जीन एक तरह से क्या है? सिस्ट्रोन। तो एक जीन, एक सिस्ट्रोन, एक कैरेक्टर। नॉर्मली बोला जाता है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो यहां बोल सकते हो एक जीन का मीन एक सिस्ट्रोन और वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो बच्चों, मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब एक सिस्ट्रोन, पोली का मतलब एक से ज्यादा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि अपने पास एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, फिर डीएनए से आरएनए बना, एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाना फाइनली एक्सप्रेस होने के लिए। तो अगर एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड बच्चों, तब तो वो है मोनोसिस्ट्रोनिक। मतलब उस एक एमआरएनए के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की क्या है? इंफॉर्मेशन है, एक पॉलीपेप्टाइड यूनिक है वो उसके लिए। और अगर बच्चों
mRNA से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, एक से ज्यादा अगर mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बने देन इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझ गए बात? तो डीएनए से mRNA बनाना, mRNA से प्रोटीन बनाना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने तो मोनोसिस्ट्रोनिक, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA होता है इन यूकैरियोट्स, अपने में मोनोसिस्ट्रोनिक, और पी से पॉली और पी से प्रोकैरियोट्स बच्चों, इनमें पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो अपने में हम एडवांस है, अपने में स्पेसिफिक है, विशिष्टता होती है, एक mRNA एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए स्पेसिफिक है। क्लियर? यहां एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी फॉर्म हो सकती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन आई ना, डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसा था पहले कि भाई किसके पास होती है, mRNA के पास आती है, आरआरएनए के पास आती है कि टीआरएनए के पास, और इन तीनों में से कौन प्रोटीन बनाता है। अब तो ये फंडा क्लियर है कि भाई इंफॉर्मेशन डीएनए किसको दे रहा है, mRNA को, देन mRNA उन्हीं इंफॉर्मेशन से क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। लेकिन जैसे एक ऐसी बच्चों जैसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से बता रखा है कि भाई माइस, चूसा, मंकी, बांदर, डॉग, फिश, कुछ भी ले लिया, ये तीन एनिमल अलग अलग ले लिए। अब ऐसा बता दिया कि भाई माइस का तो ले लिया आरआरएनए, मंकी का ले लिया mRNA, डॉग का ले लिया मान लो टीआरएनए, तीनों के अलग अलग ले लिए। चेक करना है कि कौन डीएनए की इंफॉर्मेशन किसके पास आती है। इन तीनों से फाइनली आगे आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बना। तो इस प्रोटीन से ये जो एंजाइम प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ है, इसमें किसके कैरेक्टर आएंगे, इस प्रोटीन में किसके थ्रू डिकोड होगा, किसकी कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन में आएगी। तो ये जो प्रोटीन बनी है एक्चुअल में उसमें किस mRNA के कैरेक्टर रह जाएंगे, मंकी, सिमिलर टू मंकी। तो यहां क्लियर हुआ कि जो mRNA है वही आगे क्या बना रहा है, प्रोटीन, उसी की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो रही है। आरआरएनए और टीआरएनए ये वैसे प्रोटीन बनाने में रोल नहीं होगा। ऐसी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया था। चलें आगे, चलो mRNA के बाद बच्चों अपन थर्ड आते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए जिसको अपन, इसको बच्चों सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, शॉर्ट में एसआरएनए भी मिल जाएगा कुछ जगह, सोल्यूबल आरएनए। और उन तीनों में ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट आरएनए साइज के बेस पर आया था ना, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। टीआरएनए को ही बच्चों एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, अनुकूलक अणु, ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल, अनुकूलक अणु। ये भी एक इसका अलग से इंपॉर्टेंट नाम। टीआरएनए 10 to 15% होता है टोटल आरएनए का। तो सोल्यूबल आरएनए है टीआरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए है, एडेप्टर मॉलिक्यूल है। क्यों है अभी इसकी स्ट्रक्चर से बच्चों अपन समझेंगे। और टीआरएनए में कभी बताया था पीछे बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है बच्चों। टीआरएनए एक ऐसा आरएनए है जिसमें क्षार युग्म बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है, और इसका जो बेस रेशियो होता है, क्षार अनुपात क्या था, हाँ A+T, बट आरएनए है तो A+U/G+C, ये इसकी वैल्यू आती है 0.74 टीआरएनए। बेस रेशियो याद कर लो, A+T/G+C बताया था ना, हर स्पीसीज के लिए अलग अलग। प्रोकैरियोट के लिए लेस देन 1 आया था बच्चों, यूकैरियोट के लिए 1 से ज्यादा आया था। टीआरएनए का बेस रेशियो अगर रखना है तो 0.7। आरएनए है तो थाइमिन की जगह आप किसको मेंशन कर लेना, यूरेसिल को। तो एक ऐसा आरएनए जिसमें बेस पेयरिंग होती है वो कौन है, टीआरएनए। कैसे होती है वो अपन इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे। ट्रांसफर आरएनए जिसको सोल्यूबल आरएनए बोल दिया, स्मॉलेस्ट आरएनए है ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। चलें आगे, चलो अब टीआरएनए जो बच्चों है ना वो देखो ट्रांसफर का काम। ट्रांसफर क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस अपने को याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, डीएनए से क्या बना, आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए से आगे क्या बनाओगे, प्रोटीन।
एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा बच्चों राइबोसोम की सहायता से, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। तो जैसे राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है, मैं एक बार ऐसे ही बेसिक सा बता रहा हूं, आगे डिटेल में आ जाएगा। ये राइबोसोम की यूनिट से ये जुड़ गया एमआरएनए। ये कौन है? एमआरएनए। ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। फिर स्मॉल के ऊपर ये मान लो जुड़ गई राइबोसोम की लार्ज यूनिट। इसी लार्ज यूनिट में बच्चों आते हैं ये यहां जुड़ेंगे टीआरएनए। ये लो, तो यहां जो भी एमआरएनए के कोड है उसके एंटी कोडोन मिलेंगे टीआरएनए के पास। तो ये कौन है? एमआरएनए। ध्यान से सुनना, ये है राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट पे बच्चों ये कौन जुड़ा? टीआरएनए। तो एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, बार बार ये बात आ रही है, एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन से क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो एमआरएनए की इंफॉर्मेशन अब टीआरएनए के पास, टीआरएनए जुड़ेगा इस एमआरएनए से यहां, देन टीआरएनए का बच्चों जो दूसरा साइड है यहां बन जाएंगे अमीनो एसिड। क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अमीनो एसिड की जो चेन बनेगी यही एक्चुअल में फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन और क्या है? प्रोटीन है। ऐसे एलिमेंट्री, बाकी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। तो इसमें आपकी ये बात समझ आई ना कि एमआरएनए तो जुड़ता है किससे? स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम से। टीआरएनए जुड़ते हैं लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की बड़ी इकाई से टीआरएनए जुड़ेगा और इसी टीआरएनए से एक तरफ जुड़ जाएगा। टीआरएनए के एक साइड में तो एमआरएनए है और दूसरी साइड में बच्चों कौन बन जाएगा? अमीनो एसिड। और इसी अमीनो एसिड की चेन से बन जाएंगे प्रोटीन। तो ऐसे एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, जिसमें टीआरएनए सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक, ये तो टीआरएनए का अपने फंक्शन वैसे बताया। एडेप्टर मॉलिक्यूल, वो इसीलिए अमीनो एसिड को एडेप्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब देखो स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की अगर बात करूं बच्चों में, तो जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, वैसे तो क्रिक ने इसके बारे में बताया था, वही साइंटिस्ट बार बार आ रहा है बच्चों, फ्रांसिस क्रिक, वाटसन और क्रिक वाले। हाँ, वो डीएनए के बारे में भी थे, ये बी डीएनए। क्रिक जिसने सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बताया था, वही। तो अब टीआरएनए के बच्चों यहां दो टाइप की स्ट्रक्चर बताते हैं कि 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की दो टाइप की स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2D स्ट्रक्चर तो देने वाले बच्चों साइंटिस्ट थे होली, और ये वाली स्ट्रक्चर बताई थी किम साइंटिस्ट ने। नाम है साइंटिस्ट की, याद रहे, ठीक है, नहीं रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आपको अलग से बताए हुए हैं मैंने एक लेक्चर में। 2D स्ट्रक्चर तो बच्चों लगती है क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर पत्ती की तरह दिखाई देती है। और जो 3D स्ट्रक्चर है वो बच्चों इन्वर्टेड एल शेप्ड, प्रतीप एल आकृति की, प्रतीप का मतलब उल्टा एल के आकार की इसकी शेप है, वो तो इसकी 3D स्ट्रक्चर आ गई। और क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर की पत्ती जैसी, लौंग की पत्ती जैसी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसकी 2D स्ट्रक्चर होती है, 2 डायमेंशनल। ठीक, अब वो एक डायग्राम से बता रखा है कैसे कैसे टीआरएनए की स्ट्रक्चर में आर्म्स होती है बच्चों। मैं इसको थोड़ा बता दूं एक डायग्रामेटिक से ही, कि जैसे ये टीआरएनए ये वाली स्ट्रक्चर, ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो इसके अलग अलग आर्म्स हैं इनकी, ये तो 5 एंड मान लेते हैं, या तो ग्वानिन ए सी सी, ये इसका 3rd एंड होगा, 3 to 5। क्लियर है? ये यहां मान लो आप बेस पेयरिंग, इनमें ये जो आर्म्स होती है इनमें बेस पेयरिंग, ये बेस पेयरिंग आ गई। ये ऐसे लूप होते हैं बच्चों, इनके नाम है, जैसे ये वाला लूप तो कहलाएगा DHU लूप, इसको बोलते हैं T-Psi-C लूप। ये इंपॉर्टेंट है, एक एंटी कोडोन लूप, एंटी कोडोन लूप। ये बच्चों एक एक्स्ट्रा आर्म, यहां पे। अब देखियो, एक टीआरएनए की स्ट्रक्चर बोर्ड पे बच्चों, ये इसका 3rd एंड है, ये 5th एंड है। 5th एंड पे जी ग्वेनो से ये रहता है, इधर ACC, ये सीक्वेंस फिक्स होती है। ठीक, अब जो T-Psi-C है इसको तो बोल देते हैं सूडो
यूरेसिल साइटोसिन, सूडो यूरेसिल साइटोसिन नेम होते हैं इसके। ये एंटीकोडोन लूप, और बच्चों DHU है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। अब बस मैं इनके आपको फंक्शन बता देता हूं। इसमें मेन तो बच्चों एंटीकोडोन लूप है, और ये जो आर्म यहां ऊपर दिख रही है ये है एमिनो एसिड एडेप्टर आर्म। ठीक दिख रहा बोर्ड पे। अब इस डायग्राम को अपन बच्चों इससे कनेक्ट करते हैं। देखो दो ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं बता रहा था, ये था mRNA 523, ठीक। ये mRNA के कोड, जेनेटिक कोड होते हैं ना 3 ग्रुप नाइट्रोजनस बेस के, इसके ठीक सामने ये आ गया था tRNA। देखियो बोर्ड पे अच्छी तरह से। तो एक तो बच्चों tRNA की ये वाली जो लूप है ना, ये एंटीकोडोन लूप, ये एंटीकोडोन। तो mRNA के जो कोड है वो जुड़ेंगे इस tRNA के इस वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट से तो mRNA जुड़ेगा, और एमिनो एसिड जुड़ेंगे इसके ठीक अपोजिट इस वाले पार्ट पे, यहां जुड़ेंगे एमिनो एसिड। तो दो इंपॉर्टेंट tRNA में याद रख लेना, एक तो ये जहां वो जुड़ेगा mRNA के कोड से, एक ये वाला आर्म जहां जुड़ेगा एमिनो एसिड। ठीक है, अभी उससे बताया था, देखो बोर्ड पे फिर से। तो यहां mRNA से जुड़ेगा mRNA के कोड से, ये एंटीकोडोन है, और सामने इधर आ जाएगा एमिनो एसिड। तो नाम ही एमिनो एसिड एडेप्टर आर्म, एमिनो एसिड जहां जुड़ता है वो एमिनो एसिड एडेप्टर, इसलिए इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका तो रोल क्या हो गया, ये तो या तो कौन होगा, बाइंड होगा एमिनो एसिड, तो इधर तो एमिनो एसिड जुड़ेगा। एंटीकोडोन लूप, ये बच्चों रिकॉग्निशन लूप होती है, पहचान स्थल जो बाइंड विद कोडोन ऑफ mRNA। ये mRNA के कोडोन से जो जुड़ेगा, mRNA के कोडोन से, ये मान लो mRNA यहाँ है, ये कोई भी mRNA ऐसे मान लियो बच्चों, ये मान लिया अपन ने mRNA है, तो ये mRNA इसके ये कोड, तो ये mRNA से जो जुड़ रहा है वो इसका एंटीकोडोन, तो mRNA के कोडोन से tRNA का एंटीकोडोन। रिकॉग्निशन लूप का मतलब हुआ पहचान वाला, ये mRNA के स्पेसिफिक कोडोन की पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है बच्चों, बाइंड विद कोडोन ऑफ mRNA। और यही एंटीकोडोन लूप हर tRNA के पास स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक फॉर ईच tRNA। तो जितने भी tRNA हैं हर कोडोन के लिए अलग अलग है, एमिनो एसिड के लिए बच्चों, तो हर tRNA के पास ये वाला लूप क्या होगा, विशिष्ट होगा, स्पेसिफिक होगा। इसके ठीक अपोजिट वाले पे एमिनो एसिड एडेप्टर, उसकी थर्ड एंड, तीसरे एंड पर जुड़ेगा एमिनो एसिड, ये भी ध्यान रख लेना, कौन से एंड पे, थर्ड एंड पे जुड़ता है एमिनो एसिड। अब ये जो दो लूप हो रहे हैं, इसमें एक T-साइसीस का बच्चों सूडो यूरेसिल साइटोसिन लूप का नाम, इसका भी फंक्शन याद रख सकते हो। T-साइसी का फंक्शन है, ये हेल्पफुल इन अटैचमेंट विद लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, हेल्पफुल इन अटैचमेंट विद लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। अभी आपको बताया था ना कि mRNA तो राइबोसोम की स्मॉल यूनिट से जुड़ता है बच्चों, और tRNA राइबोसोम की लार्ज यूनिट से जुड़ता है, बड़ी इकाई से। तो लार्ज यूनिट से जुड़ने में हेल्पफुल कौन है, सहायक कौन है, तब आपका आंसर होगा इसकी T-साइसी लूप। तो ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट से बाइंडिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये एंटीकोडोन का आ गया। अब ये जो DHU लूप है, इसका भी फंक्शन ध्यान रख लेना, ये कोई एक इसमें एंजाइम है बच्चों, वो एमिनोसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अब सिंथेटेज का मतलब एमिनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, उसको एक्टिव करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये अपने tRNA की स्ट्रक्चर है, फिर से मैं थोड़ा बता दूं कि 5th एंड पे G, थर्ड एंड पर ACC, थर्ड एंड पर ही एमिनो एसिड जुड़ता है, एडेप्टर आर्म हो गई इसके, ये अपोजिट में एंटीकोडोन है जो mRNA के कोडोन से जुड़ेगा, ये हर tRNA के पास स्पेसिफिक होता है बच्चों। T-साइसी वो है जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट से अटैचमेंट में हेल्पफुल होगा, और ये DHU, ये एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम इसके पास जो एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने में सहायक हेल्पफुल होता है। अब हमने बोला कि tRNA में बच्चों बेस पेयरिंग होती है, एक ये भी देख लेना, वो बेस पेयर कहाँ होते हैं, इसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ये इसकी आर्म्स है, भुजाएं, ये ऐसे है ना, ये लूप होते हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन,
लूप, एंटीकोडोन लूप, ये वाले, ये है आर्म्स। तो जो बेस पेयर है वो ध्यान रखना, बेस पेयर बच्चों हमेशा आर्म्स के बीच, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर, लूप में बेस पेयर नहीं होंगे, ध्यान रख लियो। लूप जो है इसमें बेस पेयर नहीं होते। बेस पेयर आपको कहां मिलेंगे? इसकी आर्म्स में। मैं तो ये बता भी देता हूं कि जो लूप वाला पार्ट है, लूप ऑफ टीआरएनए के जो लूप है इनमें बेस पेयरिंग नहीं होती, वो उसकी आर्म्स या भुजाओं में होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब बच्चों नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें वो 2 टीआरएनए के नए डायग्राम आगे, वो भी मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रख। 523 डेज का समझ लेते हैं अपन इसको एक बार। ये है mRNA। अब mRNA के जो कोड है ये AGU, UAC ये कोड होते हैं बच्चों। 3 नाइट्रोजनस बेस का जो ग्रुप है ना उसको अपन जेनेटिक कोड बोलते हैं। अगला पॉइंट वही है, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट, 3 का ग्रुप होता है, ठीक है। अब AGU, UAC ये टीआरएनए बोर्ड पे मैंने बनाए हैं 2। ये इसका 5th एंड है, ये 3rd एंड, हाँ ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ये 5th एंड है, ये 3rd एंड है। अब बोर्ड पे देखो एक बार, 5th 3rd, 5th मान लो ये है इधर से, ये 5th एंड आ रहा है ऐसा, ये है 5th एंड इधर से, ठीक है। ये फिर आ गया 3rd एंड, क्लियर। इधर देख लो, ये 5th एंड ये रहा, ये इधर से 5th है, फिर ये 3rd एंड। अब एक बात अभी बताई थी, अमीनो एसिड हमेशा 3rd एंड पर बाइंड होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि जैसे यहां इसका mRNA पर है AGU, तो टीआरएनए पर क्या आएगा? ए के सामने U, G के सामने C, U के सामने A, ये तो आया। इधर U के सामने A के सामने U, इधर आ गया G, बस ये इसके एंटीकोडोन हो गए। तो ये वाला जो लूप है ये तो बच्चों क्या हुआ? एंटीकोडोन लूप, टीआरएनए का एंटीकोडोन लूप हो गया। तो mRNA के जो भी कोड है उसके टीआरएनए के पास एंटीकोडोन मिलेंगे। क्लियर है ये बात? mRNA 523 सीक्वेंस ध्यान रख लेना, हमेशा आरएनए डीएनए 523 में ही बनता है। ये है 523। अब बच्चों दोनों स्ट्रैंड कभी भी 523 नहीं हो सकते ना। एक अगर 523 रीड कर रहा है तो दूसरा ऐसे 523 पॉसिबल नहीं है, वो होगा हमेशा 3 to 5। ध्यान रखिए, तो पता ही अपने को डीएनए में ध्यान रखा था। अब लो, तो AGU mRNA का कोड है AGU, इस कोड से जो एमाइनो एसिड आएगा वो 3rd एंड पे बच्चों आएगा, और उस एमाइनो एसिड का नाम है, मैंने लिखा SERIN, सीरीन। कौन सा एमाइनो एसिड है? सीरीन। और वो कौन से एंड पर जुड़ा? 3rd पे। UAC से जो एमाइनो एसिड रिप्रेजेंट होगा वो है बच्चों टायरोसिन। ये एमाइनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन। तो नाम सुनी रखें, सीरीन, टायरोसिन, एमाइनो एसिड। तो पहली बात क्लियर हुई कि एमाइनो एसिड कौन से एंड पर जुड़ेंगे? 3rd एंड पर। अब सीक्वेंस देखो एंटीकोडोन की पढ़ने के लिए, वो भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन थोड़े मोल्ड हो जाते हैं। इसकी सीक्वेंस है AGU 523। टीआरएनए में 523 आप कैसे रीड करोगे? आप ऐसे नहीं पढ़ोगे UCA है, टीआरएनए में देख लो ये 523 है, तो इधर आएगा 5, इधर 3 होना चाहिए, ऐसे तो होगा 523। तो 523 देख ले रहा 5, ये रहा, इधर से आ रहा है ना 523, तो इसको आप रीड करोगे ACU। क्लियर? इधर अपन रीड करेंगे GUA। समझ गए ना? तो रीड हमेशा 5 to 3 डेज में होगा। तो ये इधर इसका 5 है, ये इसका 3rd है, तो इसको ऐसे रीडिंग करेंगे 5 to 3rd। नहीं है प्रॉब्लम। दूसरी चीज, ये जो एमाइनो एसिड यहां बन रहे हैं ये किस कोड से बन रहे हैं बच्चों? हर जेनेटिक कोड का एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड होता है। यहां AGU और UCA मैंने 2 लिख दिए। दोनों में से ये जो सीरीन है वो किसके लिए है? तो सोचो, इंफॉर्मेशन डीएनए की जो इंफॉर्मेशन सूचना है वो mRNA के पास है कि टीआरएनए के पास है? mRNA के पास है, डीएनए से तो mRNA बना है। mRNA से इंफॉर्मेशन लेकर आ गए, अमीनो एसिड बनेगा, प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। तो mRNA के पास जेनेटिक कोड है AGU, दिखा। इस AGU से जो अमीनो एसिड आएगा वो बेटा जी कौन है? सीरीन, ना कि इस वाले से। ठीक, ऐसे ही यहां देख लो अगले वाले में
mRNA पर UAC, mRNA पे उस UAC से जो जेनेटिक कोड अमीनो एसिड रिप्रेजेंट होगा वो टायरोसिन होता है। तो mRNA के कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बनेगा, ना कि tRNA के एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग। ठीक, और ये सीक्वेंस ध्यान रख लेना भाई, mRNA की 5 से 3, tRNA में इधर से 5 है, 5 से 3, तो इसको इधर से रीड करेंगे अपन, mRNA को इधर से, वो 5 to 3 डेज में होता है। इसको जब आप चलोगे ना, ये रही 5, ये रही 5, इधर से आ गई 5 to 3, दोनों एनसीईआरटी डायग्राम, इसको अपने जीवन में समझ लिया। तो मैंने क्या बोला, अमीनो एसिड को डिटरमाइन कौन करेगा, कोडोन ऑफ mRNA के कोडोन डिटरमाइन करते हैं किसको, अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक है, ये कोडोन है mRNA, ये कोडोन है, 3 नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप ही जेनेटिक कोड कोडोन कहलाता है। हो गई बात समझ में, क्लियर है? चलें फिर आगे। तो ये हमने बात कर ली किसकी, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए की, जिसमें पहला कौन है, आरआरएनए, एक हमने पढ़ा एमआरएनए, एक बच्चों बात की टीआरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की।